Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the 7th chapter of Standard 12 Region and Regional Development, and this is the fourth and last lecture on this chapter. So in this chapter we see the regional imbalance. So what is regional imbalance? So first we see the meaning of regional imbalance. Regional imbalance or disparities means wide differences in per capita income, literacy rates, health and education services, level of industrialization, infrastructure facilities, etc. between different regions. So regional imbalance means जिनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है इसका डिफरेंस पाया जाता है अलग अलग रीजन्स के बीच में. फॉर एग्जांपल कंट्री का कोई रीजन जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे रीजन जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं. तो इनके बीच में जो एक रीजनल इम्बैलेंस यहाँ पर बन जाता है डेवलपमेंट का. कुछ रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं तो कुछ रीजन जो है बहुत ही अनडेवलप नॉन डेवलप हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है रीजनल इम्बैलेंस. तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो सकता है, देन पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन फैसिलिटीज, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ सर्विसेज. तो अलग अलग बेसिस के ऊपर से ये इम्बैलेंस जो है वो पाया जा सकता है बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स. तो फॉर एग्जांपल इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स जो है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जो है ये एक डेवलप स्टेट्स है, और जो दूसरे स्टेट्स है फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इसका डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम हो सका है बिकॉज ऑफ हिली एरियाज. तो इस तरह से कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है अलग अलग स्टेट्स के बीच में ये रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है. देन एक ही स्टेट्स के अलग अलग रीजन्स के अंदर भी जो है वो इम्बैलेंस जो है वो देखा जा सकता है. फॉर एग्जांपल उस स्टेट्स के बहुत सारे सिटीज़ जो है वो डेवलप हो सकते हैं और कुछ सिटीज़ जो है बिल्कुल अनडेवलप वहाँ पर हो सकते हैं, पिछड़े हुए इलाके वहाँ पर रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो मुंबई, पुणे, नासिक जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू जो गढ़चिरौली है, यवतमाल है, देन गोंदिया, इस तरह की जो सिटीज़ है यहाँ पर जो है डेवलपमेंट बहुत ही कम दिखाई देता है, तो जिससे इसे भी हम रीजनल इम्बैलेंस कह सकते हैं. तो ये विद इन ए कंट्रीज अलग अलग स्टेट्स के बीच में रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है, या एक ही स्टेट्स के अलग अलग सिटीज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी जो है वो डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं डेवलपमेंट के. तो ये रीजनल इम्बैलेंस इसे कहा जाता है. Balanced regional development as a policy is considered both on economic, social and political grounds. तो किसी भी रीजन की जो है डेवलपमेंट बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए. अगर किसी कोई कंट्री है तो वहाँ पर हर रीजन की जो डेवलपमेंट है बिल्कुल एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल वे से वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट होना चाहिए. और उसके लिए बहुत सी पॉलिसीज़ भी जो है वो फॉर्म की जाती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जिसकी वजह से उस रीजन का, उस कंट्री के अलग अलग रीजन्स का जो है वो डेवलपमेंट हो सके. उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया जो है वो कंसिडर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स जो है उनके बिल्कुल इक्वल वहाँ पर डेवलपमेंट उनकी होनी चाहिए. कंट्री के अलग अलग रीजन्स की, स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है. The policy is considered in order to readdress inequalities between different regions of a country. तो इस तरह की पॉलिसीज जो बनाई जाती है उनका मेन एम होता है जो इनइक्वालिटीज है बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स उसे कम किया जा सके. तो उसके लिए किस तरह से वो कम कर सकते हैं, उसके लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जा सकती है. यानी कि एक एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो दूसरे रीजन्स की भी डेवलपमेंट जो है वो इक्वली वे से वहाँ पर होना चाहिए, इस तरह की जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती है. देन एंड ऑल्सो राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ए हायर लेवल एट ए यूनिफॉर्म रेट.
और वहाँ पर रहने वाले जो रीजन्स में रहने वाले लोग हैं उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे हाई करने की वहाँ पर जो है कोशिशें की जा सकती है इन यूनिफॉर्म रेट से, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म रेट से जितने भी कंट्री के अलग अलग रीजन्स है उनकी डेवलपमेंट को और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश की जा सकती है। और सबका जो रेट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने का बिल्कुल एक सेम रेट से कोशिश की जाती है, एक यूनिफॉर्म रेट से उसे इंक्रीज करने की यहाँ पर कोशिशें की जाती है। रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, उसे कम करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, बनाई जाती है। कॉजेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर रीजनल इम्बैलेंस के क्या क्या रीजन है, क्या कॉजेस है, वो अभी हमें देखना है इसमें। कंसिडरिंग इंडिया एज ए रीजन, we know that there is a regional imbalance as level of development are not similar in all sub regions। तो अगर हम इंडिया को एज ए रीजन कंसिडर करें, एज ए होल रीजन कंसिडर करें इंडिया को वन रीजन, तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स के बीच में जो है रीजनल इम्बैलेंस है एज ए लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल सब रीजन्स। तो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर नहीं है, अलग अलग रेट का वहां पर हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस कहा जाता है इसे। तो कुछ एरिया जो है, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप है इंडिया की और कुछ स्टेट्स जो है वो बहुत ही अनडेवलप है आज भी। तो इस तरह से ये इम्बैलेंस इंडिया में हमें दिखाई देता है। फिजिकल फैक्टर्स लाइक लोकेशन, रिलीफ, एल्टीट्यूड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो जो फिजिकल फैक्टर्स है ये भी रीजनल इम्बैलेंस को जो है वो बढ़ावा देते हैं, उसे इंकरेज करते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज जो होते हैं, कुछ रीजन्स जो होती है वहाँ पर उनके लिए बहुत ही फेवरेबल लोकेशन होती है उनकी। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया रहते हैं, तो अगर कोस्टल एरिया में वहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हो तो वहाँ पर जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। देन वहाँ पर रिलीफ फीचर्स, अगर वहाँ पर प्लेन रीजन होगा तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वहाँ पर वेल डेवलप होता है। देन एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो ऐसे रीजन जिनकी एल्टीट्यूड बहुत ही हाई रहती है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है, तो वहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट बहुत ही कम दिखाई देता है। और जो लो एल्टीट्यूड वाले रीजन्स होते हैं, प्लेन रीजन्स होते हैं, वहाँ पर हमें डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे उसकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उनकी डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम होती है। देन एक्सेसिबिलिटी, तो ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत ही इजीली हम पहुँच सकते हैं, बहुत ही प्लेन रीजन होता है, तो वह उन रीजन की डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है। और ऐसे एरिया जो इनएक्सेसिबल होते हैं, यानी कि सराउंडेड बाय माउंटेन्स होते हैं, माउंटेनियस रीजन के बिल्कुल बीच में होता है ऐसे रीजन जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ऐसे रीजन्स की डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीजनल इम्बैलेंस को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर रीजनल हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स की वजह से रीजनल इम्बैलेंस हमें दिखाई देता है। While some regions have a better position in terms of geographical location, minerals and other natural resources, तो कुछ रीजन जो होते हैं वो उनकी बहुत ही एक बेटर पोजीशन रहती है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो उनकी जो लोकेशन होती है बहुत ही फेवरेबल होती है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जिसे मैंने अभी बताया वो हो सकता है कोस्टल एरिया, देन प्लेन रीजन्स हो सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, मिनरल्स वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे एरिया की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो अदर रीजन्स होते हैं, तो अदर रीजन्स जो होते हैं वो लैगिंग बिहाइंड इन दिस, तो वो पीछे ही रह जाते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। और जिन रीजन के अंदर उनकी लोकेशन फेवरेबल ना हो, देन मिनरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो, तो वो बहुत ही पीछे रह जाती है उस रीजन के मुकाबले में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रीजनल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ जाता है इन रीजन्स के बीच में।
तो इस तरह से इंडिया के बहुत सारे एरियाज के अंदर जो है रीजनल इम्बैलेंस हमें दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स लोकेटेड इन डिफिकल्ट terrains surrounded by hills and dense forest like the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, several northeastern states are behind the other regions having more minerals and other resources. तो जो पीछे रह जाते हैं रीजन जिनकी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होती है, उसके एग्जाम्पल जो है ऐसे स्टेट्स जो बहुत ही उनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेन्स में, यानी कि बहुत ही दुश्वार गुजार इलाके होते हैं, वो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, सराउंडेड बाय हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट में वो रीजन्स होते हैं. तो उसके जो हमारे एग्जाम्पल इंडिया में वो स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड एंड सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आएगा मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय. इस तरह की जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है ये बहुत ही डेवलपमेंट में जो है बहुत ही पीछे है, बहुत ही पीछे रह गए ये, क्योंकि ये सब एरिया जो है ये सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर है, जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट बहुत ही कम हो पाई है. नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ही कम पाए जाते हैं. तो इसकी वजह से ये जो अदर रीजन है उसके मुकाबले में ये बहुत ही पीछे रह गए है डेवलपमेंट के मामले में. Regions which have ports and airports have an advantage over others. तो ऐसे रीजन जहाँ पर पोर्ट्स फैसिलिटी हो, नेचुरल पोर्ट्स एंड मैन मेड पोर्ट्स हो वहाँ पर, देन एयरपोर्ट्स वहाँ पर मौजूद हो, तो ऐसे रीजन को एक एडवांटेज होता है और उनकी डेवलपमेंट जो है पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, you know that while determining the location of iron and steel industries, nearness to raw material is a criteria. तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो ऐसी जगह पर लोकेट की जाती है, ऐसी जगह पर उन्हें डेवलप किया जाता है जहां पर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही करीब में मौजूद हो. तो ऐसे रीजन के अंदर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप की जाती है. तो जहां पर जिन रीजन के अंदर आयरन ओर की माइनिंग होती है, देन कोल की माइनिंग होती है, तो ऐसे रीजन के अंदर फिर वहां पर आयरन एंड स्टील जो है वो फॉर्म की जाती है, डेवलप की जाती है, जिसकी वजह से लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उस रीजन की डेवलपमेंट होती है. और ऐसे रीजन जहां पर रॉ मटेरियल की स्कार्सिटी हो और कुछ ही वहां पर किसी किस्म के रॉ मटेरियल्स अवेलेबल ना हो, तो ऐसे रीजन में फिर कोई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो एक जो है लोकेशन के ऊपर रॉ मटेरियल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से उस लोकेशन की जो है डिमांड वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहां पर उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है. जिस तरह से हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का देखा, ज्यादातर जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा, जहां पर माइनिंग होंगी, उसी एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेट की जाती है. Thus, regional imbalance arise due to such location advantages. तो ऐसे रीजन जहां पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, देन पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे रीजन को एक एडवांटेज होता है, इनकी लोकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से उन्हें एक एडवांटेज मिलता है और उनकी डेवलपमेंट जो है इस एडवांटेज की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ही ज्यादा होती है. और ऐसे रीजन जिनको एडवांटेज नहीं रहता है, लोकेशन का फेवरेबल लोकेशन नहीं रहती उन्हें, वहां पर उन्हें एक डिसएडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एडवांटेज ऑफ पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स वहां पर नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पर वो रीजन्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाते और बहुत ही पीछे रह जाते हैं दूसरे रीजन्स के मुकाबले में. तो इस तरह से उन्हें एक डिसएडवांटेज होता है. Adverse climate and vulnerability to disaster like floods and cyclones are also responsible factors for poor rate of development. तो ऐसे रीजन जहाँ पर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो, वुलनरेबिलिटी टू डिजास्टर हो, बार बार वहाँ पर डिजास्टर आते हो, लाइक फ्लड्स एंड साइक्लोन्स वहाँ पर बार बार आते हो, तो ऐसे रीजन्स की भी डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम होती है और यहाँ पर डेवलपमेंट का जो रेट रहता है बहुत ही पुअर रहता है, बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती है बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेट एंड फ्लड्स एंड साइक्लोन की वजह से.
This in turn may result in low agricultural productivity and lack of industrialization. तो इसकी वजह से इस रीजन के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रहती है बहुत ही लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पर बहुत ही कम डेवलप हो पाता है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेट एंड डिजास्टर बार बार आते हैं, तो इसकी यहाँ पर डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस रीजन्स का. मोर ओवर ह्यूमन फैक्टर्स लाइक skilled labor, technology, transportation, access to markets, communication facilities, power, banking and insurance etc. have played a dominant role in disparity in development. तो जो ह्यूमन फैक्टर्स है अभी वो देखेंगे हम. तो ह्यूमन फैक्टर्स में जहाँ पर स्किल लेबर अवेलेबल रहेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप रहेंगी, एक्सेस टू मार्केट एरिया रहेगा, देन कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई वहाँ पर रहेगा, बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर रहेगा और इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी. तो ऐसे एरिया की डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स. तो ऐसे बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अर्बन एरियाज है, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज की जो डेवलपमेंट है और ज्यादा होती जाती है, और जो रूरल एरिया रहते हैं यहाँ पर ये सारी जो क्राइटेरिया है, जो एस्पेक्ट्स है यहाँ पर वो बहुत ही कम पाए जाते हैं रूरल एरिया में, जिसकी वजह से उनकी जो डेवलपमेंट है बहुत ही पुअर रेट से होती है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इन डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट. एक तरह से ये डिस्पैरिटी को बढ़ावा देते हैं सारे फैक्टर्स. जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल रहेंगे वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उनका, और जहाँ पर इनकी कमी रहेंगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है बहुत ही पुअर रेट से होता है. ड्यू टू एडिक्वेसी ऑफ सच फैक्टर्स सम रीजन फेयर बेटर देन अदर्स. तो जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल रहेंगे जिसमें से तो कुछ रीजन जो रहते हैं बहुत ही फार बेटर रहते हैं दूसरे रीजन से, बहुत ही अच्छी कंडीशंस में रहते हैं, उनकी पोजीशन जो रहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से. ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर एक ही रीजन्स में अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है बहुत ही फास्ट होता है उनका. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा आर लेस डेवलप एज कंपेयर टू अदर रीजन्स. तो ये सारी फैसिलिटीज जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये जो स्टेट्स है इंडिया के बहुत ही लेस डेवलप है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स. तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है इनका, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत ही कम है, देन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई देती है, बैंकिंग सेक्टर की यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ज़्यादातर, और टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये लेस डेवलप एरियाज है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स. Moreover, investments made by the private sector are generally concentrated in those regions having basic infrastructure facilities. तो जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो नए नए इंडस्ट्रीज को वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं, तो ये उन्हीं एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल होती है. फॉर एग्जांपल ऐसे रीजन जहाँ पर पहले से डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है जिनकी, वहाँ पर ही ये नए नए फैक्ट्रीज जो है, नए नए इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर ओपन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें महाराष्ट्र में तो नई नई इंडस्ट्रीज जो है ज़्यादातर अगर हमें शुरू करनी है तो हम पुणे, मुंबई, नासिक इस तरह की सिटीज़ में ज़्यादातर हम शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए जो है पहले से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है. फॉर एग्जांपल वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप रहती है, देन मार्केट एरिया है, और इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ये ऐसे एरियाज के अंदर ही वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है इंडस्ट्रीज का, जिसकी वजह से उन पर्टिकुलर सिटी की जो है उन पर्टिकुलर रीजन्स की और ज़्यादा डेवलपमेंट होती जाती है. दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट.
तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर, और किस तरह से फिर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन और प्रोजेक्ट्स को किस तरह से वो अपने रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग पार्ट्स की डेवलपमेंट के लिए किस तरह से उन्हें नए नए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरह की पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट फिर बनाती है, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या नए नए प्राइवेट सेक्टर जो है अलग अलग एरिया में उनको परमिशन दी जाती है, ताकि जो अदर रीजन से, जो अनडेवलपमेंट रीजन है जिसके, वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सके ये फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट। अगर जो लेस डेवलप एरियाज है, लेस डेवलप रीजन से, अगर वहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ऐसे रीजन में फिर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो वहाँ पर इंक्रीज होंगे, जनरेट होंगी, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो रहने वाले जो रेसिडेंट है उनको भी उसका एक एडवांटेज मिलेगा और उनकी भी वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर न्यू पॉइंट, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। तो किस तरह से हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसे कम करने के लिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। इन इंडिया मेनी पॉलिसीज हैव बीन कंसिडर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस दिस रीजनल इम्बैलेंस। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज ऑलरेडी बनाई गई है और उसे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि जो रीजनल बैलेंस है उसे, रीजनल इम्बैलेंस है उसे रिड्यूस किया जा सके। रीजन्स विच हैव नॉट डेवलप वेयर इनिशियली आइडेंटिफाई। तो ऐसे रीजन जो नॉट डेवलप है उसे पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया गया है इंडिया के अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन से रीजन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देन द रीजन बिहाइंड नॉन डेवलपमेंट आर ऑल्सो आइडेंटिफाई। तो वो क्यों नॉन डेवलपमेंट है उनकी ऐसे रीजन्स, उसका भी रीजन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्या रीजन की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो सका है, उसका कॉज भी, उसका रीजन भी यहाँ पर पता लगा लिया गया है, उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। दिस कैन बी फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स रीजन। तो ये नॉन डेवलपमेंट के जो रीजन है, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग रीजन है, यहाँ पर रीजन है नॉन डेवलपमेंट के। कोई रीजन जो है वो फिजिकल रीजन की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो किसी का सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स या इकोनॉमिक रीजन की वजह से, रीजन्स की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो सका है। तो अलग अलग रीजन्स के अलग अलग यहाँ पर हमें उनके कॉजेस दिखाई देते हैं क्यों उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया आर कंसिडर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग सच एरियाज। तो डिफरेंट तरह के यहाँ पर क्राइटेरिया कंसिडर किए गए फॉर आइडेंटिफाई सच एरियाज, उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया बनाए गए। फंड्स आर अलोकेटेड टू दोस रीजन विच नीड देम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स और फील्ड। और ऐसे रीजन जो डेवलपमेंट नहीं हो सके, जो बहुत ही पीछे रह गए, ऐसे रीजन्स को गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स अलोकेटेड किए गए, उन्हें फंड्स दिए गए, जिससे कि उन रीजन्स की जो है वो डेवलपमेंट हो सके इन पर्टिकुलर सेक्टर। तो जहाँ पर जिस सेक्टर में वो पीछे रह गए उस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई रीजन जो है इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ही पीछे रह गया है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर फंड्स अलॉट किए गए उस फील्ड को डेवलपमेंट करने के लिए। देन कोई रीजन के अंदर अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर फंड्स जो है वो अलॉट किए गए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंड्स जो है वो दिए जाते हैं उस रीजन की डेवलपमेंट के लिए। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट आर देन डन टू इम्प्रूव द कंडीशन इन दिस एरिया। तो इस तरह से सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की जाती है उस एरिया की जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए। सच फंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो ऐसे फंड्स जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में दिए जाते हैं, लाइक सब्सिडीज, देन इन्वेस्टमेंट इन रोड्स वहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप की जाती है उस एरिया की, देन स्कूल फैसिलिटी वहाँ पर डेवलप की जाती है, एजुकेशन वहाँ पर डेवलप किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाता है, देन
एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया जाता है, देन इंडस्ट्रीज, हाउसिंग, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर में इन्हें फंड्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि उस रीजन की डेवलपमेंट हो सके। हर रीजन को अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर फंड्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं जो उनकी नीड्स हो। अगर किसी एरिया में जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है तो उस रीजन के जो है एजुकेशन सिस्टम, स्कूल की डेवलपमेंट पे फंड्स अलॉट किए जाते हैं। कोई एरिया के अंदर वाटर स्कार्सिटी है तो वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम को वहाँ पर डेवलप करने के लिए फंड्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं। तो इस तरह से सेक्टर वाइज फंड्स जो है वो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रीजन को उनकी डेवलपमेंट के लिए। स्पेशल केयर इज टेकन फॉर रीजन्स which have been identified as drought prone, desert, hilly and tribal dominated areas। और स्पेशल केयर भी यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, एक खास उनकी तवज्जो दी जाती है ऐसे रीजन को जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज ए ड्रॉट प्रोन एरियाज, जहाँ पर बार बार ड्रॉट आते हैं, सूखा होता है, देन डेजर्ट एरिया होते हैं, देन हिली एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज जो होते हैं उन्हें एक स्पेशल केयर वहाँ पर उन्हें दिया जाता है और अलग अलग तरह के फंड्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे एरिया के डेवलपमेंट के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन करती है, यानी कि अगर किसी रीजन के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, एक ही एरिया के अंदर बहुत सारा इंडस्ट्रीज का अगर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसकी डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऐसे वक्त पर जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन करती है, यानी कि उन्हें दूसरे रीजन के अंदर इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए इंकरेज करती है। फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर नई इंडस्ट्रीज को शुरू करने की परमिशन ना देते हुए उन्हें कहा जाता है कि आप महाराष्ट्र के दूसरे रीजन के अंदर, दूसरे सिटी के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो शुरू करें। फॉर एग्जांपल बीड़, देन यवतमाल, वर्धा, गोंडिया, इस तरह की सिटीज के अंदर आप रीजन को, इंडस्ट्री को यहाँ पर शुरू करें, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, बहुत सारी सब्सिडीज यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल बहुत ही कम कॉस्ट में उन्हें लैंड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल रहते हैं बहुत ही कम यहाँ पर दिए जाते हैं, वाटर सप्लाई यहाँ पर बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह की जो है फैसिलिटीज यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड की जाती है, देन टैक्स भी उनसे कम लिया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज उन्हें दी जाती है ताकि जो दूसरे एरियाज है जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है ऐसे रीजन्स की भी डेवलपमेंट हो सके। जब वहां पर इंडस्ट्री शुरू होंगी तो लोगों को वहां पर जॉब मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उस रीजन की भी फिर डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह की पॉलिसी भी जो है रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो बनाती है। देन यहाँ पर लास्ट में एक्टिविटी दी गई है, गिव इट ए ट्राई। तो यहाँ पर ट्री डायग्राम है और यहाँ पर लिखा गया है गो थ्रू द फिगर 7.2 एंड राइट 2 sentences on each factor, tell how they will help in reducing regional imbalance, also add some more to the list if necessary। तो यहाँ पर ट्री डायग्राम है रीजनल इम्बैलेंस रिडक्शन स्ट्रेटेजी। तो किस तरह से हम रीजनल इम्बैलेंस को जो है वो रिड्यूस कर सकती है उसकी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर बताई गई है ट्री डायग्राम में, जिसमें 2 मेन पॉइंट्स है यहाँ पर। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो किस तरह से हम पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज में जो है रीजनल इम्बैलेंस को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट देखेंगे आप प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर वो बहुत ही कम उन्हें मिलता है। वीक में सिर्फ 1 से 2 दिन ही उन्हें ड्रिंकिंग वाटर जो है वहाँ पर उनके घरों में पहुँचता है और बाकी के दिनों में बस उसी एक दिन का पानी जो जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, उससे उन्हें गुजारा करना पड़ता है। तो ऐसे रीजन में जो है
वाटर फैसिलिटी जो है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर किसी किस्म की कमी ना हो पानी की। देन एजुकेशन, तो जहाँ पर इलिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों का तनासुब बहुत ही कम है, तो ऐसे रीजन के अंदर जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जितने लोग वहाँ पर एजुकेटेड होंगे उतनी वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी और एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद उस रीजन की भी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। देन जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके किसी भी रीजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो किसी भी रीजन का जो जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो बहुत ही इक्वल होना चाहिए सबके लिए। सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, सबको एक ही नज़र से वहाँ पर देखना चाहिए जस्टिस सिस्टम में, जुडिशरी ने, और सबको एक तरह का जस्टिस वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी किस्म की वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सबको एक ही तरह से और सबको इक्वल यहाँ पर जस्टिस देना चाहिए, तब उस रीजन की डेवलपमेंट एक अच्छी तरह से हो सकती है। देन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, तो वहाँ पर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, तो ये भी बहुत ही इम्प्रूव होना ज़रूरी है सेक्टर के अंदर। तो जहाँ पर जो स्मॉल एरियाज है, जो रूरल एरिया है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देन ऑल वेदर रोड्स, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, और जो ऑल वेदर रोड्स होते हैं यानी कि ऐसे रोड्स जो हर क्लाइमेट्स, हर वेदर्स के अंदर जो है जिसे यूज़ किया जा सके, ऐसे रोड्स की जो है उन्हें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, और जो थ्रू आउट द ईयर जिसे यूज़ किया जा सके ऐसे रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना अच्छा नेटवर्क होगा ट्रांसपोर्टेशन का उतनी ज़्यादा उस रीजन की डेवलपमेंट होती है। देन इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, तो जितने भी सिटीजन है, जितने भी एरिया से, हर एरिया के अंदर जो है, हर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, देन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसे जो इंडस्ट्रीज होती है जिनमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने की वजह से ऐसे जो लोग होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रन करने वाले, उनको इसका बेनिफिट मिलता है और उनकी डेवलपमेंट होती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टिमुलस, तो उसमें फर्स्ट है पॉलिसी रिव्यू एंड रिफॉर्म, तो डिफरेंट तरह की पॉलिसीज जो है वो बनाना चाहिए और उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन। फॉर एग्जांपल जो डिसेंट्रलाइजेशन देखे थे हमने, इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन, इस तरह की पॉलिसीज बनाना चाहिए ताकि उस रीजन के, उस कंट्री के हर रीजन का डेवलपमेंट हो सके। देन स्पेशल फंड्स, तो स्पेशल फंड्स जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक डेजर्ट एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, देन ड्रॉट प्रोन रीजन से, एंड ट्राइबल पीपल जो रहते हैं उन्हें स्पेशल फंड्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए। देन स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिलता है, तब भी आप, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप इसके वजह से अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाई है कौशल्य भारत, तो जिसमें जो फोकस है उनका स्किल डेवलपमेंट पर रहता है ताकि लोगों के अंदर कुछ स्किल डेवलप हो सके अलग अलग सेक्टर में, तो वो खुद ही उस स्किल की बेस पर जो है अपना करियर जो है वो बना सकते हैं आगे। देन गवर्नेंस, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर एक गुड गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, अलग न्यू पॉलिसीज बनाना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है अलग अलग तरह से जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, उसे कम करने के लिए। देन सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,
तो यहाँ पर उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज होती है, देन कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता है, इसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो रीजनल इम्बैलेंस है उसे हम कम कर सकते हैं, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, डिस्कस कर क्लासरूम में एक दूसरे से ग्रुप में डिस्कस करके इस पर आप बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो बना सकते हैं। देन लास्ट में एक और एक्टिविटी यहाँ पर फाइंड आउट, तो ये फाइंड आउट है, तो ये आपको ही फाइंड आउट करना है इंटरनेट पर। फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, रिलेट इट्स को रिलेशन विद रीजनल डेवलपमेंट एंड डिस्कस इन द क्लास। तो ये आपने फाइंड आउट करना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और किस तरह से को रिलेशन है उसका रीजनल डेवलपमेंट से, ये डिस्कस करना है क्लास में और इसका आंसर सर्च करना है। और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का रैंक कितना है ये भी आपने बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, ये आपने बताना है नीचे। So this is the end of chapter 7 region and regional development, and in next lecture I will upload the exercise of chapter 7. Thank you.